मॉडर्न ननद की 3 घूंघट वाली भाभियां। नेहा अपने सजे हुए घर को देखकर काफी खुश थी। खुशी के आंसू उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन आती है और उसकी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, नेहा बेटा, आज खुशी का दिन है, ये आंसू मत बहा। अरे मैं तो कहती हूँ तू भी अपने लिए अच्छा लड़का ढूंढ ले और अपना भी घर बसा ले। अब भी ना आंटी। इस तरह नेहा और उसकी पड़ोसन आपस में एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे और तभी वहाँ पर उसके तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ दरवाजे पर आ खड़े होते हैं, जिसे देख नेहा तुरंत किचन में जाती है और आरती की थाली लिए दरवाजे पर पहुँचती है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को एक साथ देखकर। आज मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। इतना बोलकर नेहा अपनी तीनों भाभियों का गृह प्रवेश कराती है। दरअसल नेहा के माता पिता का देहांत तब हो गया जब नेहा खुद 15 साल की थी और तभी से उसने अपने तीनों भाइयों का पालन पोषण अकेले किया। अब अगले दिन नेहा की तीनों भाभी कविता, सुमन और सविता की पहली रसोई थी और उसकी तीनों ही भाभियां नहा धोकर पूजा पाठ करके किचन में जाती हैं और आपस में बात करते हुए कहती हैं, सुमन, सविता, हम कितने खुशनसीब है कि हमें इतनी प्यारी ननद मिली। माफ करना दीदी, लेकिन हम अपनी ननद को जानते नहीं और हमें नहीं पता वो कैसी है। माना कि उन्होंने हमारे पति का पालन पोषण किया, लेकिन इससे हम उन्हें जज नहीं कर सकते। दीदी, सुमन दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिर्फ एक दिन में हम अपनी ननद को जज नहीं कर सकते। खैर अभी बातें बंद करते क्योंकि हमें अपनी पहली रसोई जो पूरी करनी है। इतना बोलकर तीनों एक साथ अपनी पहली रसोई करने लगती हैं, पर तभी वहाँ नेहा जाती है और अपनी तीनों भाभियों को बिना घूंघट देख वो अपनी भाभी से कहती है, ये क्या, आप तीनों बिना घूंघट के? अरे आपको पता है ना कि बहू में घूंघट में ही रहती हैं। देखो भाभी, माना कि इस घर में आपके सास ससुर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हिसाब से रहेंगी। अभी इस घर में आपकी बड़ी ननद है और आज तक वही होता आया है जो मैंने चाहे और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। माफ करना दीदी, हमें पता नहीं था, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों अपना घूंघट कभी नहीं हटाएंगे। सुमन की बात सुनकर नेहा वहाँ से चली जाती है और इस तरह उन तीनों को ये पता चलता है कि उसकी ननद अपनी भाभियों को घूंघट में रखने वाली है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन नेहा फॉर्मल ड्रेस में तैयार होकर नीचे हॉल में आती है और अपनी भाभियों से कहती है, बड़ी भाभी, सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन आपने अभी तक खाना तैयार नहीं किया। अगर इसी तरह आप देर से खाना बनाएंगे तो मैं ऑफिस कब जाऊंगी? आपको पता है ना मेरा ऑफिस जाना कितना इम्पोर्टेंट है। माना मैंने आपकी शादी के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ही घर में रहूं। माफ करना दीदी, वो क्या है ना, आज आँख थोड़ी देर से खुली और इतने लंबे घूंघट में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए खाना बनाने में देर हो गई। कविता किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और नेहा फोन पर ही मीटिंग लेने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा 2-2, 3-3 दिन तक घर भी नहीं आती। ऐसे ही एक रात तीनों बहुएं अपने पतियों के साथ खाना खा रही थी। तभी कविता अपने पति विवेक से कहती है, विवेक जी, दीदी अब तक घर नहीं आई है, रात के 10 बज रहे। एक बार दीदी को कॉल करके पूछिए जरा कहाँ रह गई वो। कविता, तुम इतनी चिंता मत करो, दीदी को कोई काम आ गया होगा। लेकिन भैया, माना दीदी इस घर की बड़ी हैं और उन्होंने ये घर चलाया, लेकिन उनके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। आजकल का जमाना ठीक नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ एक बार दीदी को कॉल करके पूछ लीजिए। सुमन और कविता के जिद करने पर विवेक अपनी बहन को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि आज नेहा घर नहीं आएगी क्योंकि उसे ऑफिस में बहुत काम है। विवेक अब घर में ये बात बताता है, जिसे सुन सविता कहती है, आप लोगों को नहीं लगता कि दीदी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है और वो अपनी भाभियों के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है? मेरा मतलब है जिस तरह दीदी रातों रात घर नहीं आती और उनके खुले विचार है, उस हिसाब से वो हमें घूंघट में रखती है। मेरे ख्याल से जब दीदी इतनी मॉडर्न है तो उन्हें हमें घूंघट में नहीं रखना चाहिए। सविता बिल्कुल सही कह रही है विवेक जी। अगर आप अपनी बड़ी बहन से इस बारे में बात करेंगे तो वो हमारा घूंघट हटवा देंगी। आपको नहीं पता, लेकिन हमें घूंघट में बहुत परेशानी होती है। हमें ठीक से कुछ दिखता नहीं और हम काम भी नहीं कर पाते ठीक से। माफ करना कविता, लेकिन दीदी ने हम तीनों भाई की परवरिश करी है। वो हमारी बहन नहीं बल्कि हमारे माता पिता वही हैं, इसीलिए हम उनकी बातों को काट नहीं सकते। इतना बोलकर विवेक चुपचाप खाना खाने लगता है और थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और अगले दिन जब नेहा ऑफिस से घर आती है तो अपनी तीनों भाभियों को बिना घूंघट देख एक बार फिर उन पर बरसने लगती है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि आप लोग मुझे बिना घूंघट के नहीं दिखने चाहिए, लेकिन फिर भी आप मेरी एक नहीं सुनती। अरे इस घर में मेरी इज्जत है या नहीं? माफ करना दीदी, अभी तो घर में कोई मर्द नहीं, ऊपर से आप भी नहीं थी, हम तीनों ही बहनें थी। अब हम तीनों बहनों के बीच भी घूंघट रहे, ये तो सही नहीं। क्या सही और क्या गलत ये तुम मुझे मत सिखाओ, समझ गई? नेहा अपनी भाभी को फटकार लगाई रही होती है कि इतने में पड़ोसन उसके घर आती है और अपनी परेशानी बताते हुए कहती है, नेहा बेटा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब तू ही मेरी बेटी को समझा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ कि छोटे कपड़े ना पहने, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन वो है कि मेरी सुनने को राजी नहीं। लेकिन आंटी जी, छोटे कपड़े में दिक्कत ही क्या है? मेरा मतलब है, मैंने राधा को देखा, वो इतने भी छोटे कपड़े नहीं पहनती। जिस तरह मैं कोट पैंट या जीन्स टॉप पहनती हूँ, ठीक उसी तरह वो भी पहनती है। अगर शरीर ढका हुआ है तो इसमें कोई खराबी नहीं, और वैसे भी आजकल का जमाना नहीं बल्कि लोगों की नीयत खराब है। लेकिन अगर आप कहती हैं तो फिर भी मैं एक बार राधा से बात जरूर करूंगी।
इस तरह कुछ देर सुमित्रा नेहा से बात करने के बाद अपने घर चली जाती है। लेकिन जब ये सारी चीज उसकी तीनों भाभियों को पता चलती है कि नेहा की रूढ़िवादी सोच सिर्फ उसके घर तक सीमित थी, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और अब वो तीनों आपस में बात करते हुए कहती हैं, मैं तो पहले कह रही थी कि नेहा दीदी की रूढ़िवादी सोच सिर्फ घर तक सीमित है। बाहर वो इतनी मॉडर्न है कि लोग आकर उनसे सलाह लेते हैं, लेकिन घर में वो हम लोगों को घूंघट में रखती है। मैं तो कहती हूँ कि दीदी को बताना ही पड़ेगा कि लड़की के संस्कार घूंघट से नहीं बल्कि उनके स्वभाव से होते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सविता। कविता दीदी, मैं तो कहती हूँ कि दीदी की शादी की बात छेड़ दो। अब विवेक भैया को बोलो, हम दोनों अपने पतियों को कहेंगे। सुमन और सविता की बात से कविता सहमत हो जाती है और अब शाम को जब उन तीनों के पति आते हैं तो तीनों अपने पतियों से नेहा की शादी की बात करती हैं। कहीं न कहीं सुमन, सविता और कविता तीनों की ही बात बिल्कुल ठीक थी, इसलिए तीनों भाई नेहा की शादी के लिए मान जाते हैं और आने वाले समय में वो अपनी बहन के लिए राजीव नाम के एक अच्छे लड़के का रिश्ता देखते हैं, जिसके बाद वो अपनी दीदी से बात करते हैं। दीदी, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, अब एक जिम्मेदारी हम तीनों भाइयों के ऊपर है। प्लीज दीदी, इस रिश्ते से मना मत कीजिए। राजेश बिल्कुल सही कह रहा है दीदी, अब हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए। भाइयों के कहने पर नेहा शादी के लिए हाँ कर देती है। अब अगले दिन जब लड़के वाले नेहा को देखने आते हैं तो नेहा साड़ी पहनकर अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर आती है। तो लड़के की माँ नेहा से कहती है, बेटा, हमारे घर की बहुएं घूंघट में रहती हैं। जिस तरह तुम्हारी तीनों भाभियां घूंघट में हैं, तुम्हारी भाभियों का घूंघट देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे संस्कार कितने ऊंचे हैं। माता पिता के ना होने पर भी तुमने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह बांध कर रखा है। हमारी ननद है ही इतनी आज्ञाकारी और गुणी। अरे दीदी, न सिर्फ गुणी बल्कि सर्वगुण संपन्न है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं एक बार तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ कि तुम घूंघट में काम कर भी सकती हो या नहीं। इसीलिए तुम घूंघट कर कुछ सामान इधर से उधर लाकर दिखाओ। लड़के की माँ की बात सुनकर नेहा एक लंबा सा घूंघट काट लेती है, पर क्योंकि नेहा ने आज से पहले साड़ी नहीं पहनी थी, उसने कभी घूंघट नहीं किया था, इसलिए उसे घूंघट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो अपनी तीनों भाभियों को घूंघट में किस तरह रखती थी और उसकी भाभियाँ घूंघट में किस तरह काम करती थी। लड़के वालों के जाते ही अब नेहा अपनी तीनों भाभियों से माफी मांगती है, जिस पर कविता बताती है कि लड़के वाले इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं जितना उन्होंने खुद को बताया। दरअसल लड़के वाले कोई और नहीं बल्कि उन बहनों के दूर के रिलेटिव थे और उनके घर में घूंघट वाला रिवाज है ही नहीं, जिसे सुनकर नेहा को बहुत अच्छा लगता है और अब वो अपनी भाभियों का घूंघट हमेशा हमेशा के लिए हटा देती है। प्रिया की शादी होने वाली थी। कुछ देर पहले ही वो शॉपिंग करके आई थी। मम्मी देखना, ये जीन्स, ट्राउजर, ये क्रॉप टॉप, लॉन्ग टॉप, बाकी ये शॉर्ट। और आप मुझे साड़ी बोल रही थी। मैंने ये रेडीमेड बनी साड़ियां खरीद ली हैं, इन्हें बांधने की जरूरत नहीं, बस हुक लगाया और साड़ी बन जाती है। प्रिया, इसमें तो घूंघट भी नहीं ले पाओगी। तुम्हारी सास तो देखने में पुराने विचारों वाली लग रही थी, कहीं उन्होंने ये सब पहनने को मना कर दिया तो? आंटी, मैंने सुना है उनके में घूंघट चलता है। मेरे पड़ोस में भी वैसी ही एक आंटी रहती हैं। मैंने आज तक उनकी नई बहू का चेहरा नहीं देखा। वो अपनी बहू को घूंघट में रखती हैं। अपनी मम्मी और सहेली की बातों को सुनकर प्रिया थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि रोहन से शादी का फैसला उसका खुद का था। कुछ दिन बाद प्रिया की शादी हो जाती है। पूरी शादी में प्रिया की सास हेमा प्रिया का घूंघट ही ढकती रही। प्रिया मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी ननद शिल्पा आ जाती है। भाभी, आपकी ड्रेसेस तो बहुत सुंदर है, और ये साड़ी, अरे वाह भाभी, ये तो सिली सिलाई साड़ी है ना, जो आजकल बाजार में बहुत ट्रेंड कर रही है। हाँ शिल्पा, ये वही साड़ी है। तुम्हें इसमें से कोई पसंद हो तो तुम रख लो, एक मैं पहन लूंगी, एक तुम पहन लेना। भाभी, आप कितनी अच्छी हो, पर आज आपकी मुंह दिखाई है, इसलिए आज आपको अच्छे से तैयार होना है। आओ, मैं आपको तैयार करती हूँ। प्रिया की ननद शिल्पा उसका मेकअप करने लगती है। प्रिया तैयार हो जाती है, तभी उसकी सास हेमा कमरे में आ जाती है। ये क्या बहू, तुमने सिर पर घूंघट नहीं किया? अरे, इस साड़ी का तो पल्ला भी जरा सा है। रुको, मैं तुम्हें दूसरी साड़ी देती हूँ। ये जरा सा पल्ला करके रिश्तेदारों में बातें थोड़ी बनवानी है। बेचारी प्रिया चुपचाप दूसरी साड़ी पहन लेती है और उसकी सास हेमा उसका लंबा सा घूंघट निकाल देती है। क्या मम्मी, आपने तो भाभी का इतना सुंदर चेहरा ही घूंघट में छिपा दिया। मम्मी, ये ठीक नहीं है। भाभी की मुंह दिखाई है और मुंह ही ना दिखाई दे, ये कहाँ की बात हुई? बड़ी बनने की कोशिश मत करा कर। जैसा मैंने किया है मुझे करने दे। हमारे घर में नई नवेली दुल्हन घूंघट ही करती है। मैंने भी अब जाकर घूंघट करना छोड़ा है। प्रिया को इस परंपरा को निभाना होगा। चुपचाप भाभी को नीचे लेकर आओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। एक तो गर्मी के दिन, ऊपर से इतना बड़ा घूंघट। प्रिया तो परेशान हो गई, वो पसीने से भीगी हुई थी। काफी देर बाद जब मेहमान चले गए तो प्रिया ने कमरे में आकर एसी चलाया और राहत की सांस ली।
भाभी ये लो, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आई हूँ, आप ये पी लो। मैं जानती हूँ आपको मम्मी की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। पता नहीं वो भी आज के जमाने में पुराने रीति रिवाजों को क्यों मान रही हैं। ठीक है, थोड़ा घूंघट चलता है, पर इतना बड़ा घूंघट थोड़ी किया जाता है कि हवा तक न जाए। रुको प्रिया, मैं मम्मी से अभी इस बारे में बात करता हूँ। नहीं रोहन, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कि मैंने तुम्हें उनके लिए कुछ गलत बोला है, इसलिए ठीक है, जैसे चल रहा है मैं एडजस्ट कर लूंगी। प्रिया भाभी, आप कुछ देर के लिए एसी में सो जाओ, आपको आराम मिलेगा। आज शाम के खाने में मैं आपके लिए आपकी पसंद की चीजें बनाऊंगी, ठीक है? मैं बहुत किस्मत वाली हूँ शिल्पा कि मुझे तुम जैसी ननद मिली। थैंक यू सो मच। इस घर में मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, पर तुम हमेशा मेरे साथ एक बहन की तरह खड़ी रहती हो। इतना कहकर प्रिया शिल्पा को अपने गले से लगा लेती है। अब तो अक्सर ऐसा ही होता था, प्रिया कहीं भी घूमने जाए या कोई घर में आए तो उसकी सास हेमा जल्दी से उसका घूंघट आगे कर देती थी। प्रिया चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि वो हेमा का बहुत सम्मान करती थी और रोहन से भी वो बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण रोहन और उसकी माँ के बीच कोई झगड़ा हो। ऐसे ही एक दिन, मम्मी मनाली में बहुत ठंड होगी, इसलिए आप और शिल्पा अपने गर्म कपड़े जरूर रख लेना। कितने सालों बाद हम सब एक साथ घूमने जा रहे हैं और ये सारा क्रेडिट प्रिया भाभी को जाएगा। इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं शिल्पा, सब साथ में घूमने जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने हम चारों की टिकट रोहन को बोल दी थी। ये बहू भी कम चालाक नहीं है, खुद अगले महीने मलेशिया और थाईलैंड घूमने जाएगी और हमें सिर्फ मनाली ही घुमाने ले जा रही है। पता है, मलेशिया और थाईलैंड में तो घूंघट करना नहीं है, मैं होंगी तो इसे घूंघट करवाऊंगी, इसीलिए वहाँ ये महारानी अकेले जाएगी। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मनाली घूमने के समय भी घूंघट करवा कर ही रहूंगी। सुनो प्रिया बहू, कहीं ऐसा ना हो कि मनाली घूमने जाओ तो तुम अपने जमाने की जीन्स और स्कर्ट रख लो, ऐसा नहीं चलेगा, साड़ियाँ ही रखनी है और घूंघट पूरा करना है। मम्मी कैसी बातें कर रही हो? मनाली में कौन सा हमारे रिश्तेदार देखेंगे जो भाभी घूंघट करे? वहाँ तो कम से कम छोड़ दो। जगह बदलने से रीति रिवाज नहीं बदलते, मैंने जो कहना था वो कह दिया, या तो फिर मैं अपना जाना कैंसिल कर देती हूँ, तुम तीनों चले जाओ। अरे नहीं शिल्पा, मैं घूंघट कर लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माँ जी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। प्रिया इशारे से रोहन को भी चुप रहने के लिए कहती है। सब लोग मनाली घूमने जाते हैं। प्रिया का घूंघट देखकर वहाँ घूमने आए लोग उसे ही देख रहे थे। इतना बड़ा घूंघट था कि प्रिया बर्फ के पहाड़ों पर चल भी नहीं पा रही थी। संभाल कर प्रिया, अभी तुम नीचे गिर जाती। अरे तू तो उसको ऐसे पकड़ रहा है जैसे कोई बच्ची हो, पहली बार घूंघट नहीं कर रही है। मैं इसकी उम्र की थी तो नैनीताल घूमने गई थी, मजाल है जो घूंघट जरा भी सरक गया हो। प्रिया बहू जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं इसे घूंघट हटाने के लिए कह दूं। प्रिया भाभी, मम्मी, रोहन भैया, एक फैमिली फोटोग्राफ। रुको मैं आप सबका कैमरे में फोटो लेती हूँ। शिल्पा सबके फोटोग्राफ लेती है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं यहीं बैठी हूँ, तब तक तुम लोग घूम लो। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, अर्जेंट है, मैं जरा बात कर लूं। मम्मी आप यहाँ बैठो, तब तक तुम दोनों आगे घूम लो, मैं आता हूँ। प्रिया भाभी देखो यहाँ का नजारा कितना अच्छा है, बर्फ से ढके हुए पहाड़, लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। एक आप हो, माँ ने भी आपको घूंघट करवा दिया, आपकी फोटो तक अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ। कोई बात नहीं शिल्पा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल भाभी, मैं आसपास की सारी फोटो खींच लेती हूँ। शिल्पा का ध्यान फोटो खींचने में था, वो आसपास के नजारों की फोटो लेने लगी। शिल्पा को पता ही नहीं चला कि पीछे खाई है, वो तो फोटो खींचने में मस्त थी। प्रिया का ध्यान शिल्पा की तरफ जाता है, वो चिल्ला पड़ती है, शिल्पा संभल कर, पीछे खाई है। शिल्पा खाई की तरफ गिरने लगती है, तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। शिल्पा मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रिया अपना घूंघट उतार कर साड़ी का पल्ला शिल्पा की तरफ फेंकती है। घबराओ नहीं, मेरी साड़ी के पल्ले के सहारे ऊपर आने की कोशिश करो, पकड़ लो साड़ी का पल्ला, पकड़ लो। भाभी भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैंने साड़ी का पल्ला पकड़ लिया है। शिल्पा आराम से मेरा हाथ पकड़ो, हाँ आ जाओ। प्रिया शिल्पा को ऊपर ले आती है, तब तक और लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सब आपस में बातें करने लगते हैं। ये तो वही है जिसने अभी कुछ देर पहले बड़ा सा घूंघट किया हुआ था, अपनी ननद को बचाने के लिए इसने अपना घूंघट उतार दिया। अरे ननद की जान से ज्यादा थोड़ी प्यारा था घूंघट, आज इसकी साड़ी के पल्ले ने ही इसकी ननद की जान बचाई है। हेमा और रोहन भी तब तक वहां पहुंच जाते हैं और लोगों की बातें सुन लेते हैं। भाभी अगर आज आप ना होती तो मेरी जान न बचती, अच्छा हुआ आपने उस वक्त मुझे अपनी साड़ी का पल्ला पकड़ा दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। प्रिया अपनी सास को देखकर फिर से घूंघट करने लगती है। प्रिया तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम मेरी दिल से इज्जत करती हो और इज्जत करने के लिए घूंघट करने की जरूरत नहीं होती। बड़ों का सम्मान तो मन से होता है, ये बात आज मुझे समझ में आ गई है।
मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर इस घर में लाई थी, पर मैं ये बात भूल गई थी कि जैसे मेरे लिए शिल्पा है वैसे ही तुम हो। आज के बाद तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हेमा की बातें सुनकर प्रिया, शिल्पा और रोहन तीनों खुश हो जाते हैं। प्रिया शिल्पा की तरह ही मनाली में नॉर्मल कपड़े पहनकर घूमती है। उस दिन के बाद हेमा ने प्रिया को कभी भी घूंघट में रहने के लिए नहीं कहा।